तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी के एक और नए चैप्टर में, जिसे दोस्तों आप शब्द भेद के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज तक ऐसी कोई परीक्षा ही नहीं बनी है जहां हिंदी पूछी जाती हो और शब्द भेद से सवाल ना पूछा जाता हो। आपको भी मालूम है साथियों कि यहां से कभी भी एक सवाल नहीं पूछा जाता, यहां से हमेशा 4 या 5 सवाल पूछे जाते हैं। तो मेरा निवेदन आपसे ये है साथियों कि जिस प्रकार से इस चैप्टर की भूमिका आपकी परीक्षा में रहने वाली है, तो आपका भी कर्तव्य है कि आप भी इसे उसी प्रकार से देखें और उसी प्रकार से तैयार करें, ताकि दोस्तों 4 से 5 सवाल आपकी परीक्षा में आपके लिए निश्चित हो जाएं। तो दोस्तों, यदि आपको थोड़ी भी मुश्किल बनती है इन सवालों को करने में, तो मैं आपसे निवेदन एक बार फिर करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, यदि आपको सरल लगने लगे, आसान लगने लगे, आपको ये एहसास हो जाए कि हम जिंदगी में शब्द भेद से सवाल गलत नहीं करेंगे, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्यथा दोस्तों आपकी मर्जी है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की, जिसे हम कहते हैं शब्द भेद। तो शब्द भेद में साथियों हमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों शब्द क्या है। तो हम सबसे पहले समझेंगे शब्द क्या है। यहां से दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाता है शब्द की परिभाषा। तो आपको क्या याद रखना है, 2 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात तो दोस्तों जिसमें आपको एक ऑप्शन में दिया रहेगा कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये ऑप्शन केवल आपको भ्रमित करने के लिए दिया जाता है, ताकि आप गलत कर सकें। इसकी जो सही परिभाषा बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी दोस्तों, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दोनों बातों में अंतर है। पहली बात है वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, और दूसरी बात है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इस प्रकार से समझिएगा आप दोस्तों। मैंने यहां पर ये वर्णों का कुछ समूह लिख दिया है। यहां पर ये वर्णों का समूह है, लेकिन साथियों इसका कोई अर्थ नहीं है, ये सार्थक नहीं है, ये निरर्थक है। इसलिए दोस्तों शब्दों का समूह होने के बावजूद भी यह शब्द नहीं कहलाया जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने यदि यहां पर लिख दिया कनक लिख दिया, तो ये भी वर्णों का समूह है, लेकिन इसका एक अर्थ होता है। इसका एक अर्थ होता है, चाहे आप कनक लिखें, चाहे आप हाथ लिखें, चाहे आप पैर लिखें, मतलब कोई भी ऐसा वर्णों का समूह जिसका कुछ निश्चित अर्थ होता है, वह दोस्तों शब्द कहलाता है। और दोस्तों वर्णों का समूह तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है वह शब्द ही हो। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात, हो सकता है दोस्तों वर्ण शब्द का प्रयोग ना करके आपके सामने ध्वनि से रिलेटिव शब्द दिए गए हो, कुछ इस प्रकार से दिए गए हो कि ध्वनि के या ध्वनियों के, विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो यह बात भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि वर्ण और ध्वनि कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। वर्ण और ध्वनि में जो अंतर है वो मैं आपको बताऊंगा, शायद आपको पहले ना पता हो, लेकिन फिर भी दोस्तों यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा और नोट भी कीजिएगा, क्योंकि ये बातें आपको बहुत कम सीखने को मिलेंगी। ये दोस्तों हमारा दावा है। देखिए वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या होता है। ध्वनि का जो लिखित रूप है वह वर्ण कहलाता है। ध्वनि का जो आप बोलते हैं ध्वनि, उसका जो लिखित रूप है वह वर्ण कहलाता है, और उसी वर्ण का जो उच्चारित रूप है, जिसे आप उच्चारित करते हैं, जिसे आप बोलते हैं, वह दोस्तों ध्वनि कहलाता है। जैसे कि मैंने उच्चारित किया क, तो ये हो गई ध्वनि। और दोस्तों मैंने उच्चारित ना करके मैंने इसे एक दोस्तों सिंबल यानी कि चिन्ह का नाम दे दिया, तो दोस्तों ये हो गया वर्ण। तो इसी प्रकार से दोस्तों या वर्ण आए या ध्वनि आए, आपको ध्यान रखना है कि सार्थक होना चाहिए समूह, चाहे ध्वनि का हो चाहे वर्णों का हो, सार्थक होगा तभी दोस्तों वह शब्द कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये शब्द की परिभाषा आप जिंदगी में कभी गलत नहीं करेंगे। और साथियों मुझे ऐसा लगता है कि यहां से सवाल यदि आता है तब भी अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि इसकी सही परिभाषा क्या बनती है। अब देखते हैं दोस्तों हिंदी में जो हम शब्दों का वर्गीकरण करेंगे, विभाजित करेंगे, बांटेंगे, तो किस आधार पर बांटेंगे, और उन आधारों में भी साथियों हमारे क्या क्या आधार हो सकते हैं, कितने प्रकार के आधार हो सकते हैं। तो यहां से कई बार सवाल पूछा गया है। बोर्ड पे जो कुछ भी लिख रहा है वो तो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। लेकिन दोस्तों जो मैं बोल रहा हूं, यदि आपको लगे कि वो आपके काम का है तो वह भी आपको लिखना है। देखिए साथियों, हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के आधार मतलब कितने आधार होते हैं, तो 4 आधारों पर हम हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। कई बार आपसे पूछा गया है, आगे पूछे जाने की भी प्रबल संभावना है, इसलिए दोस्तों एक एक बात को आप नोट जरूर कीजिएगा। देखिए हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के आधार होते हैं 4।
कौन कौन से आधार होते हैं साथियों? सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति स्रोत या इतिहास के आधार पर हम शब्दों को बांटेंगे। ठीक है, ये वर्गीकरण का आधार है, ध्यान रखिएगा। तो उत्पत्ति स्रोत या इतिहास के आधार पर भी हम बांटेंगे। दूसरी बात, व्युत्पत्ति रचना और बनावट के आधार पर भी हम बांटेंगे। ये एक ही बात है, चाहे आप उत्पत्ति कह लें, चाहे आप स्रोत कह लें, चाहे आप इतिहास कह लें। तो एक आधार तो हमारा ये हो गया कि हम इस आधार पर शब्दों को बांटेंगे। दूसरा आधार होता है या तो हम व्युत्पत्ति कह दें, या रचना कह दें, या बनावट कह दें। तो इस आधार पर भी हम शब्दों को बांटेंगे या वर्गीकरण करेंगे। उत्पत्ति का मतलब जहां से शब्द उत्पन्न हुआ, जहां से शब्द बना, और व्युत्पत्ति का मतलब हो गया दोस्तों जो शब्द बन चुका है पहले उत्पत्ति के अनुसार, उससे हम दोबारा उत्पन्न नया शब्द करेंगे, वह कहलाएगी व्युत्पत्ति। यानी कि हम शब्द की रचना करेंगे, शब्द को बनाएंगे यानी बनावट करेंगे। ठीक है, तो इस आधार पर बांटेंगे। तीसरा हम देखेंगे रूप या प्रयोग के आधार पर, मतलब शब्द अब आपने बना लिए, उत्पत्ति भी हो गई शब्दों की। अब दोस्तों उसका रूप क्या होगा, या दोस्तों आप उसको किस प्रयोग में लाएंगे, है ना, उनका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, तो इस आधार पर भी हम शब्दों को बांटेंगे। और दोस्तों जो शब्द होते हैं उनका कुछ ना कुछ अर्थ भी होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका केवल एक अर्थ होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुत सारा अर्थ होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं बहुत सारे शब्दों का एक अर्थ होता है। दोनों बातों में अंतर है। एक शब्द वह है, शब्द एक है, उसके अर्थ अलग अलग हैं। लेकिन दूसरी बात में क्या है, शब्द अलग अलग है लेकिन उन सब का अर्थ एक ही है। ठीक है, और दोस्तों कुछ ऐसे हैं जिनका अर्थ विपरीत भी हो जाता है ना, तो ये हो गया अर्थ। तो अर्थ के आधार पर भी हम बांटेंगे। तो सबसे पहले आज हम समझ लेते हैं साथियों कि उत्पत्ति स्रोत या इतिहास के आधार पर हम शब्दों को किस प्रकार से बांटेंगे या कितने आधार पर बांटेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अब सबसे पहले टाइप से। ठीक है, तो पहला टाइप पढ़ रहे हैं उत्पत्ति स्रोत या इतिहास। तो इसके आधार पर हम शब्दों को कितने भागों में बांटते हैं, कितने प्रकार से बांटते हैं, तो 4 प्रकार से बांटते हैं साथियों, जैसे कि आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, और चौथा है दोस्तों विदेशज। अब दोस्तों इसको हम भली भांति समझ लेते हैं, क्योंकि यहां से डायरेक्ट सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, परिभाषा से पूछे जाते हैं, पहचान से पूछे जाते हैं। इसलिए एक एक बात को आप ध्यान से सुनना। यदि एक एक बात आप ध्यान से सुन लेते हैं दोस्तों, तो एक भी सवाल इस बात की गारंटी है गलत नहीं होगा। देखिए दोस्तों सवाल कैसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं समझाऊंगा तत्सम का शाब्दिक अर्थ। तत्सम 2 शब्दों से मिलकर के बना है, तत् प्लस सम। तो तत् का मतलब होता है दोस्तों उसके, और सम का मतलब होता है समान, मतलब उसके समान। तो यहां से बात मुकम्मल नहीं होती है, पूरी नहीं होती है। अब जो मैं आपको बता रहा हूं वह बात आपको लिखनी भी है और ध्यान से सुननी भी है। देखिए साथियों, संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों आज हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। उसके समान मतलब संस्कृत के समान। तो संस्कृत के तत् का मतलब उसके, सम का मतलब समान, संस्कृत के शब्दों के समान। तो यहां से जो आपकी परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा वो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। या दोस्तों कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि संस्कृत के वे शब्द जो आज हिंदी में वैसे ही प्रयोग हो रहे हैं क्या कहलाएगा, तत्सम। मतलब कोई परिवर्तन नहीं, जो शब्द संस्कृत का था ठीक उठा के आज हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं वह दोस्तों तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल में यहां पे लिख देता हूं, जैसे दोस्तों हस्त हो गया, हस्त हो गया। फिर उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे हस्त के बाद में जैसे आप देख लिए एक शब्द होता है अज्ञान। एक शब्द क्या होता है, अज्ञान। ये सारे के सारे संस्कृत के शब्द हैं जिन्हें आज हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो हस्त हो गया, अज्ञान हो गया, या दोस्तों सूर्य हो गया, सूर्य हो गया। ये जो शब्द है ना ये संस्कृत के शब्द हैं, तो इसलिए इन्हें हम तत्सम कहते हैं। अब बात करते हैं तद्भव की। तो तद्भव भी 2 प्रकार के शब्दों से मिलकर के बना है, तद प्लस भव। तद का मतलब होता है उससे, और भव का मतलब होता है होना, उससे होना, मतलब उससे उत्पन्न होना। तो यहां से बात सीधी समझ में नहीं आती है और यहां से सवाल नहीं पूछा जाता है। ये तो केवल शाब्दिक अर्थ है, यदि पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिएगा। लेकिन साथियों यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है वो कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि संस्कृत के वे शब्द जिनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके आज हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। तो उससे हो गए, संस्कृत के शब्दों से हो गए, बन गए। तो थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, संस्कृत के शब्दों का थोड़ा बहुत परिवर्तन करके यदि आज हम दोस्तों हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं तो वह तद्भव कहलाएगा। देखिए जैसे कि हस्त है,
तो हस्त में हमने परिवर्तन कर दिया और हम क्या लिखते हैं, हाथ लिखते हैं, हस्त का हमने हाथ कर दिया। अज्ञान, अज्ञान दोस्तों दो शब्दों से मिलकर मतलब आ गया है, उपसर्ग है और ज्ञान मुकम्मल शब्द है। तो अज्ञान मतलब जिसे ज्ञान ना हो, तो इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, अजान, मतलब जो जानता ना हो, तो अजान, ठीक है। और सूर्य को हम क्या कहते हैं, सूर्य में भी हमने परिवर्तन कर दिया, सूर्य का हमने क्या कर दिया, सूरज कर दिया। तो ये वे शब्द हैं साथियों जो संस्कृत के थे, लेकिन हमने इनमें परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो शब्द हो गए साथियों ये तद्भव शब्द हो गए। अब दोस्तों दूसरा जो आधार है, दूसरा जो प्रकार है उत्पत्ति स्रोत या इतिहास के आधार पर, वह है दोस्तों देशज शब्द। अब देशज शब्द क्या होता है, तो दोस्तों देशज शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं, पहले तो इसका हम शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। दो शब्दों से मिला है, देश प्लस जा। किसी भी शब्द के अंत में दोस्तों यदि जा लग जाता ना, तो उसमें अधिकांशतः ये होता है कि जय का मतलब जन्म लेना होता है। जैसे जलज, तो जल के पीछे क्या लगा हुआ है, जा, जल में जन्म लेने वाला जलज यानी कि कमल, ठीक है। नीरज, नीर में जन्म लेने वाला यानी कि कमल। तो उसी प्रकार से देशज, देश में जन्म लेने वाला। तो दोस्तों वे शब्द जो देश में जन्मे हैं उन्हें हम देशज कहते हैं। लेकिन यहां से तो परिभाषा आती ही आती है, अब कुछ एडवांस तरीके से भी पूछी जाती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए साथियों, वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, परिस्थिति या आवश्यकता के अनुसार, मतलब कोई किसी एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पूरे भारत की बात नहीं कर रहे, कोई एक छोटा सा क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में क्या हुआ कि उस क्षेत्र का भाषा पर कुछ ना कुछ तो प्रभाव जरूर पड़ता है। क्योंकि आप हिंदी को देखेंगे तो हिंदी की कम से कम 18 बोलियां आपको देखने को मिलती हैं। तो ये क्यों हुई है, ये क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हुई है। मान लीजिए कलकत्ता पहले कहा जाता था कलकत्ता, लेकिन जो कलकत्ता के वासी हैं, जो कलकत्ता में रहते हैं, उनसे कलकत्ता नहीं कहना आया, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है, जो बोलने का तरीका है, वह उस तरीके से नहीं निकल पाया उनके मुंह से, तो वो उसको कोलकाता कहते थे, कोलकाता कहते थे। तो इसलिए क्या हुआ दोस्तों, कलकत्ता का आज हम क्या करते हैं, कोलकाता कहते हैं। तो इसी प्रकार से क्षेत्र का कुछ ना कुछ दोस्तों शब्दों पे प्रभाव पड़ता है जरूर। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नए इजाद हो जाते हैं। जैसे कोई वस्तु रखी है, नहीं पता इसे हम क्या कहते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, समाज पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए दोस्तों हिंदी के शुद्ध शब्दों का पता भी नहीं होता था। तो क्षेत्र के अनुसार जो लगा वही उस वस्तु का नाम रख दिया, तो वह होते हैं दोस्तों देशज शब्द। तो यहां से कैसा पूछा जाएगा आपसे कि क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, आवश्यकता के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार जो शब्द प्रचलित हो गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं देशज शब्द। जैसे दोस्तों देखिए, इसके एक दो एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं। जैसे देखिए दोस्तों, होता है पगड़ी, एक होता है पगड़ी, पगड़ी आपने सुना होगा। तो दोस्तों पगड़ी हिंदी का शब्द नहीं है, यह दोस्तों देशज, मतलब हिंदी का तो है लेकिन ये देशज शब्द है। पगड़ी हो गया दोस्तों। थैला होता है एक शब्द, थैला, थैला हो गया। और आपको जान के हैरानी होगी, पेट भी हमारा देशज शब्द है, पेट, क्योंकि हिंदी में कहते हैं इसको उदर, तो देशज में क्या कहते हैं, पेट। अब दोस्तों फिर उसके बाद में आपने देखा होगा गड़बड़, गड़बड़ है ना, तो गड़बड़ हो गई, गड़बड़ भी क्या है, देशज शब्द है। वैसे ही दोस्तों टांग, टांग जिस लेग जो होती है ना, टांग, तो टांग भी क्या है, देशज शब्द है। और एक शब्द और सुना होगा आपने, ठेठ, तो ठेठ क्या है साथियों, यह भी देशज शब्द है ना। तो वह शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार प्रचलित हो गए हैं, वह देशज शब्द कहलाते हैं, मतलब देश में ही जन्मे हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, विदेशज। चौथी बात, मतलब चौथा जो आधार है वर्गीकरण का, मतलब वर्गीकरण का नहीं, इसका उत्पत्ति स्रोत या इतिहास का जो आधार है चौथा, वह है देशज। तो देशज भी दोस्तों कौन से हो गए, सॉरी विदेशज, विदेशज में ये भी दोस्तों दो शब्दों से बना है, विदेश प्लस जा, मतलब विदेश में शब्द, विदेश में जन्मा। तो वे शब्द जो हमारी हिंदी भाषा के ना हो करके किसी अन्य देश की भाषा के थे, और आज वो दोस्तों हमारी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं, मतलब हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं और हम करते हैं, तो उन्हें साथियों हम कहते हैं विदेशज। जैसे कि दोस्तों यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम नहीं होगा, जैसे हम कहते हैं अलमारी, अलमारी हिंदी में आराम से यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन याद रखिएगा अलमारी ये हमारा शब्द नहीं है, पुर्तगाली शब्द है। गमला दोस्तों ये भी पुर्तगाली शब्द है। आल्पीन ये भी दोस्तों पुर्तगाली शब्द है ना। और काजू, काजू भी दोस्तों पुर्तगाली शब्द होता है। रिक्शा, रिक्शा आपका हिंदी भाषा का नहीं है, लेकिन आप हिंदी में
धूमधाम से प्रयोग करते हैं, क्योंकि रिक्शा दोस्तों जापानी शब्द है, ठीक है। उसी प्रकार से वकील हो गया, अदालत हो गया, ये सारे शब्द विदेशी हैं, अलग अलग देशों से आए हैं। कुछ अंग्रेजी के शब्द भी हैं, उन्हें भी आज हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे विदेशज शब्द हैं और हमें मालूम ही नहीं होता है कि हम विदेशी शब्दों का यूज हम कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों उत्पत्ति इतिहास या दोस्तों स्रोत के आधार पर जो हमने शब्दों का वर्गीकरण करा, 4 प्रकार से करा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।